नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर। आज का हमारा विषय विस्तार पथ है और इसके साथ साथ पैमाने के प्रतिफल का अध्ययन करेंगे। शुरुआत करते हैं हम विस्तार पथ से। विस्तार पथ जो होता है एक्चुअली एक पैमाना होता है। तो इस पैमाने का अध्ययन किस प्रकार से करते हैं? यदि फर्म के वित्तीय साधनों में वृद्धि होती है तो उत्पादन की मात्रा को बढ़ाना चाहेगी। यदि किसी भी फर्म के पास पैसे की वृद्धि, वित्तीय साधनों में वृद्धि होती है तो वो अपने उत्पादन को अधिकतम करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है। उत्पादन की मात्रा में वृद्धि तभी हो सकती है तब वित्तीय साधनों के बढ़ने से साधनों की कीमत और लागत में कोई वृद्धि ना हो। क्योंकि यदि साधनों की कीमत और लागतों में यदि वृद्धि हो जाती है तो वो वित्तीय साधन में वृद्धि का रूप नहीं ले पाएगा। फर्म के वित्तीय साधनों को बढ़ने पर उसके कुल उत्पादन का स्तर बढ़ता है तथा फर्म साधनों के विभिन्न संयोगों का प्रयोग करके विभिन्न स्तरों पर उत्पादन कर सकती है। उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर फर्म साधनों के कौन सी इष्टतम प्रयोगों का प्रयोग करेगी, इष्टतम संयोगों का प्रयोग करेगी, वह विस्तार पथ द्वारा ज्ञात होता है। तो विस्तार पथ होता है, विस्तार पथ उन सभी बिंदुओं का बिंदु पथ को बतलाता है जो उत्पादन के विभिन्न स्तरों के अनुसार साधनों के न्यूनतम लागत संयोग को दर्शाता है। मतलब विस्तार पथ के माध्यम से हम उत्पादन के विभिन्न स्तरों के अनुसार साधनों के ऐसे संयोगों का अध्ययन करेंगे जो कि न्यूनतम लागत संयोग बताएगा। मतलब उस बिंदु पर लागत जो होगी वो न्यूनतम होगी। विस्तार पथ के माध्यम से हमें ये पता लगेगा। एक्सपेंशन पाथ रेफर्स to the locus of all such points that shows least cost combination of factors corresponding to different level of output। अन्य शब्दों में विस्तार पथ से ये ज्ञात होता है कि जब फर्म अपने उत्पादन के पैमाने का विस्तार करती है तब वह साधनों के एक इष्टतम संयोग से दूसरे कौन से इष्टतम संयोग का प्रयोग करती है जो कि फर्म का विस्तार उत्पादन के पैमाने के आधार पर होता है। इसलिए विस्तार पथ को इस तरह का स्केल लाइन भी कहा जाता है। ये है, कई बार परीक्षाओं में 2 नंबर 4 नंबर में ये प्रश्न पूछा जाता है, व्हाट इज एक्सपेंशन पाथ, विस्तार पथ क्या होता है, इस तरह का स्केल लाइन। ठीक है, डायग्राम के माध्यम से हम इसे समझते हैं। जैसे कि ये लॉन्ग रन एक्सपेंशन पाथ है, तो ये क्या है कि ये IQ1 आइसोक्वांट कर्व और ये AB जो समलागत रेखा है, ठीक है, CD हमारी समलागत रेखा जो कि IQ2 के यानी E1 बिंदु पर संतुलन है, फिर E2 बिंदु पर संतुलन है। तो इन विभिन्न संतुलन बिंदु जो होते हैं जो कि न्यूनतम लागत संयोग को दर्शाएगा, इस पे उत्पादक को अधिकतम उत्पादन होगा, न्यूनतम लागत होगी। तो इन सभी बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा जो खींची ये OP, ये हमारा एक्सपेंशन पाथ कहलाती है, या कि स्केल लाइन होती है। एक्सपेंशन पाथ विस्तार पथ कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं समोत्पाद वक्र तथा पैमाने के प्रतिफल, आइसोक्वांट एंड रिटर्न्स टू स्केल। तो पैमाने के प्रतिफल की व्याख्या का चित्रण करने के लिए हम अर्थशास्त्री जो होते हैं वो समोत्पाद वक्र विश्लेषण का प्रयोग करते हैं। तो पैमाने के मुख्य रूप से जो होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं पैमाने के प्रतिफल के। पहला हो गया पैमाने का बढ़ता प्रतिफल, दूसरा है पैमाने के घटता प्रतिफल और तीसरा हो गया पैमाने के समान प्रतिफल। तो इन तीनों का अध्ययन हम समोत्पाद तकनीक के द्वारा निम्नलिखित ढंग से करेंगे। तो इसमें जो है मान्यताएं की बात करते हैं पहले हम। जो इस पैमाने के प्रतिफल होता है, क्योंकि पैमाने का प्रतिफल दीर्घकाल से संबंधित होता है जिसमें आप वो उत्पादन के दोनों साधनों में परिवर्तन कर सकते हैं। तो मान्यता के अंतर्गत हम बात करें, फर्म केवल उत्पादन के 2 साधनों श्रम तथा पूंजी का प्रयोग कर रही है। श्रम और पूंजी का संयोग केवल एक स्थिर अनुपात में किया जाता है, यानी स्थिर अनुपात है और श्रम और पूंजी का प्रयोग किया जाता है। साधनों की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये महत्वपूर्ण है। साधन की कीमत में किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए साधन कीमत अनुपात PL/P के स्थिर रहता है। उत्पादन की तकनीक भी स्थिर रहती है। अब बात करते हैं हम पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल से अभिप्राय उस स्थिति से है जिससे साधनों की वृद्धि की तुलना में उत्पादन में अनुपातिक वृद्धि अधिक मात्रा में होती है। यानी जिस अनुपात में हम साधनों में वृद्धि करते हैं, उत्पादन में जो अनुपातिक वृद्धि होगी वो उससे अधिक हो गई। यानी साधन को हमने दुगना कर दिया जाए तो उत्पादन दुगने से भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अन्य शब्दों में, यदि साधनों में एक निश्चित परिवर्तन के फलस्वरूप
उत्पादन में आनुपातिक परिवर्तन अधिक मात्रा में होता है। तो ये पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की स्थिति है। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल में यदि साधनों में दुगनी वृद्धि की जाती है तो उत्पादन के स्तर में भी दुगनी से अधिक वृद्धि होती है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, जैसा कि चित्र 10.13 में बताया गया है। चित्र में हमने बता दिया है, तो चित्र के माध्यम से समझते हैं। और पैमाने के प्रतिफल की पैमाने की बचतें भी कहा जाता है, यानी पैमाने के बढ़ते प्रतिफल को हम क्या कहेंगे, पैमाने की बचतें, इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी कहा जाता है। ये चित्र 10.13 है, इसमें हमने ये आइसोपॉइंट कर्व जो समुत्पाद रेखाएं होती है उसके माध्यम से हमने बताया है पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। आप देखिए यहाँ लेबर, हमने यहाँ श्रम को बताया गया और यहाँ पूंजी को बताया गया। तो श्रम पहले जैसे 2 इकाइयों का हो रहा है, श्रम की 2 इकाइयाँ और पूंजी की 2 इकाइयों का प्रयोग करते हैं, तो हमें उत्पादन के ए बिंदु पर हैं और 50 इकाइयों का उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही हमने उत्पादन बढ़ाने के लिए श्रम और पूंजी की इकाइयों को दुगना कर दिया जाए, जैसे कि 2 का हमने 4 लेबर करने की इस्तेमाल करना शुरू कर दी और यहाँ 2 की बजाय हमने 4 इकाइयाँ पूंजी की ले ली, तो हमारा उत्पादन बढ़कर हम IQ2 पे पहुंच गए। IQ2 में 120 वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। तो अब यह देखिए, ये 2 का दुगना कर दिया हमने, 2 का 4 कर दिया और यहाँ 2 का 4 कर दिया, तो हमारा उत्पादन 50 से 100 होना चाहिए, परंतु 100 के बजाय 100 ना होकर वो क्या हो रहा है, 120 हो रहा है। 120 यानी कि दुगने से ज़्यादा वृद्धि हो रही है। यानी जिस अनुपात में हमने साधन बढ़ाए हैं, हमें उससे अधिक अनुपात में उत्पादन प्राप्त हो रहा है। ठीक इसी प्रकार जब 4 को हमने 6 किया तो ये 150 होना चाहिए उत्पादन, 3 गुना, क्योंकि हमने उत्पादन भी 3 गुना कर दिए, परंतु हमें उत्पादन कितना हो रहा है, 200 हो रहा है। तो ये उत्पादन जिस अनुपात में हम साधन लगा रहे हैं उससे अधिक अनुपात में हमें उत्पादन मिल रहा है। साधनों के जब हम यानी जिस अनुपात में साधन लगाया उससे अधिक अनुपात में हमें जब उत्पादन प्राप्त होता है तो वो पैमाने के बढ़ते प्रतिफल होते हैं, पैमाने की बचतें भी होती है। दूसरा है पैमाने के घटते प्रतिफल, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। पैमाने के घटते प्रतिफल से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें साधनों में वृद्धि की तुलना में उत्पादन में आनुपातिक वृद्धि कम मात्रा में होती है, यानी घटते प्रतिफल मिल रहे हैं। घटते प्रतिफल का तात्पर्य जिस अनुपात में हमने साधन लगाए हैं उससे कम अनुपात में हमें वृद्धि, उत्पादन में उससे कम अनुपात में वृद्धि होती है। यदि साधनों में एक निश्चित मात्रा में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पादन में आनुपातिक परिवर्तन कम मात्रा में होता है तो ये पैमाने के घटते प्रतिफल की स्थिति होती है। चित्र 10.14 प्रकट करता है, यानी कि जो आगे का नेक्स्ट डायग्राम है उसमें आपको बताया जाएगा। यदि उत्पादन के साधनों की मात्रा को दुगना किया जाए तो उत्पादन में दुगने से कम वृद्धि होती है। चित्र से स्पष्ट होता है कि जब श्रम और पूंजी की इकाइयों में दुगनी वृद्धि 2 से 4 इकाइयों की वृद्धि की जाती है तो उत्पादन में वृद्धि दुगनी से कम अर्थात 50 इकाई में से 80 इकाइयां ही होती है। इस कारण पैमाने का घटते प्रतिफल, यहाँ पैमाने का घटता प्रतिफल पैमाने की हानियों डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के कारण होता है, डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के कारण होता है। यानी कि जिस अनुपात में हमने साधन लगाए हैं उस अनुपात से कम उत्पादन हमें प्राप्त होता है, वो हमारा पैमाने के घटते प्रतिफल होता है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होता है। चित्र 10.14 में बताया, जैसे कि हमने जहाँ जब हमारी लेबर की वही आइसोपॉइंट वर्क के माध्यम से बताया गया है और ये विस्तार पथ है हमारा ओपी, तो 0.2 इकाई हमने लेबर की प्रयोग करी और 0.2 इकाइयाँ हमने कैपिटल का प्रयोग करा, तो हम उत्पादन के 50 इकाइयों का उत्पादन कर रहे हैं। अब जब हम इसको दुगना कर देंगे तो हमें 100 इकाइयों का उत्पादन होना चाहिए, परंतु हमें कितना मिल रहा है, 80 का। यानी हम जिस अनुपात में साधन लगा रहे हैं उससे कम अनुपात में ही हमें उत्पादन प्राप्त हो रहा है। फिर हमने यदि और उत्पादन बढ़ा देने के लिए हमने और साधन लगाए तो उत्पादन में साधनों की संख्या हमने 3 गुना कर दी, 6 कर दी और यहाँ 6 इकाई कैपिटल की कर दी, तो हमें ज़्यादा उत्पादन मिलना चाहिए 150 इकाई, पर हमें उत्पादन कितना मिल रहा है, 90 इकाइयों का ही उत्पादन मिल रहा है। तो ये जो चीज़ है वो हमारे घटते प्रतिफल को दर्शाती है। जिस अनुपात में हमने साधन लगाया है उससे कम अनुपात में हमें उत्पादन प्राप्त हो रहा है, वो कहलाता है पैमाने के घटते प्रतिफल, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। थर्ड पॉइंट जो है हमारा है पैमाने के समान प्रतिफल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। पैमाने का समान प्रतिफल उस स्थिति को व्यक्त करता है जिसमें उत्पादन में अनुपातिक विस्तार या वृद्धि साधनों के अनुपातिक विस्तार या वृद्धि के बराबर होती है। यानी कि जिस अनुपात में हमने साधन लगाए हैं हम उसी अनुपात में हमें उत्पादन प्राप्त हो, तो वो हमारा समान प्रतिफल होता है। जैसे अन्य शब्दों में क्या हो, अन्य शब्दों में बात करें हम, पैमाने के समान प्रतिफल से अभिप्राय है कि साधनों की वृद्धि का आकार
तथा उत्पादन वृद्धि का आकार एक ही अनुपात में होता है। साधनों में दुगनी वृद्धि उत्पादन में भी दुगनी वृद्धि लाती है। यानी जैसे साधन को हमने दुगना कर दिया तो हमारा उत्पादन भी दुगना हो जाएगा। यहाँ साधनों तथा उत्पादन में वृद्धि एक ही अनुपात में हो रही है, अर्थात जब साधनों में दुगनी 2 से 4 इकाइयाँ की जाती है तो उत्पादन भी दुगनी वृद्धि का हो जाता है, 50 से 100 इकाइयाँ हो जाता है। इसको डायग्राम 10.15 में हमने बताया है। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल यानी समान प्रतिफल, पैमाने के समान प्रतिफल। तो जैसे हमने यहाँ बताया लेबर को, कैपिटल को, जो 2 इकाइयाँ हमने लेबर का प्रयोग किया है और 2 इकाइयाँ कैपिटल का प्रयोग किया है पूंजी का, और हम 50 इकाइयों का उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, उत्पादन होता है। और जैसे ही हमने उत्पादन दुगना कर दिया, साधन दुगने कर दिए, 2 के 4 लेबर लगा दिए और 4 ही कैपिटल ले लिया, तो हमारा उत्पादन बढ़ के कितना हो गया, 100 हो गया। यानी समान अनुपात में फिर 50 से 100 की वजह फिर हमने वही उतनी ही मात्रा में वापस साधन को लगाया, 4 से 6 कर दिया, यहाँ भी 4 से 6 कर दिया, तो हमारा उत्पादन 150 हो गया। यानी जिस अनुपात में हमने साधन लगाए हैं उसी अनुपात में हमें उत्पादन में वृद्धि दिखाई दे रही है, उसी अनुपात में हमें उत्पादन में वृद्धि मिल रही है। तो वो कहलाता है समान प्रतिफल के नियम, यानी कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने के समान प्रतिफल। यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 आ रहा है तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 100 आएगा, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 150 आ रहा है। यानी समान मात्रा में हमें उत्पादन प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से आज हमने एक्सपांशन पाथ और पैमाने के प्रतिफल का अध्ययन किया। पैमाने के प्रतिफल 3 प्रकार के होंगे, पैमाने के घटते प्रतिफल, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल और पैमाने के समान प्रतिफल। धन्यवाद।